अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मद्दोजज़र सियासी मसाइल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब कुछ सुलझ रहे हैं, कुछ सुलझने के बाद अब दोबारा उलझना शुरू हो गए हैं। मामला पीएसी का है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जिसका सरबराह बहुत देर बाद बहुत ज़िद करके शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया। हुकूमत ने उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, वज़ीर आज़म ने उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, जबकि पहले वो इस बात के मुखालिफ थे कि शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का सरबराह बनाया जाए। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली और कुछ दीगर सीनियर पार्लिमानी अरकान जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को इस बात पर कायल किया कि एक जमहूरी रिवायत है, एक मुस्बत रिवायत है, उसको कायम रखा जाना चाहिए। जिसके बाद इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। जिसके बाद पीएसी बन गई, शहबाज शरीफ साहब उसके सरबराह बन गए। लेकिन फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट हुई। शेख रशीद अहमद साहब का कहना ये है कि वो भी रुकन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और वज़ीर आज़म ने उन्हें नामज़द किया है, जबकि स्पीकर की तरफ से उनकी नामज़दगी नहीं की गई। जिसके जवाब में शेख रशीद अहमद साहब का कहना ये है कि ये स्पीकर का इख्तियार ही नहीं है। उसके अलावा जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बरसरेआम इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हें इस फ़ैसले से इख्तलाफ है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला कर दिया है तो इसलिए अब वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इस फैसले से इख्तलाफ रखते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने आज 8 रोज़ की डेडलाइन दी है और ये कहा है कि उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया था और इस हवाले से कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस केस को प्ली करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उनका कहना ये है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने, क्योंकि उनका नाम नहीं दिया मेंबरशिप के लिए पीएसी की, और वो जाना चाहते हैं, वो पीएसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इमरान खान बकौल उनके कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया है पीएसी के लिए, तो स्पीकर उनको बिल्कुल नामज़द क्यों नहीं कर रहे। इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात आज एक और ये हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर उन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी है जो डील के हवाले से जो भी हो रहा था मामला, उसके हवाले से उन्होंने आज बाकायदा तौर पे इस बात की तरदीद कर दी है कि किसी किस्म की कोई डील, किसी किस्म की कोई बातचीत इस हवाले से नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से गुज़श्ता रोज़ी इस बात की तरदीद कर दी गई थी। इस हवाले से ये कह दिया गया था कि ना उनकी तरफ से डील की कोई डिमांड की गई है और ना वो ऐसा करने जा रहे हैं। अब दोनों तरफ से तो ये बात बहुत क्लियरली कह दी गई है कि जो डील मांगने वाले हैं ना देने वाले, हमें इस बात का अभी तक नहीं पता कि कौन डील मांग रहा था और कौन डील दे रहा था। ये बात अब वाज़े हो गई है, ये बात अब क्लियर हो गई है कि जो हुकूमत वक्त है वो भी किसी को कोई डील नहीं दे रही, और जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको डील दी जानी है, उनको भी कोई डील नहीं दी जा रही, उन्हें भी कोई चीज़ इस किस्म की एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अफवाहों का बाज़ार बहरहाल गर्म है, अफवाहें बहरहाल गर्म हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स होती हैं अफवाहें वहाँ से जन्म लेती हैं। जैसे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए, गुज़श्ता रोज़ भी हमने इस पर बात की थी, तो मालूम ये हुआ कि वो उनकी साहबजादी की पैदाइश हुई है, तो इस सिलसिले में वो बाहर गए हैं और वो अदालत से इजाज़त लेके गए हैं और वो यकीनी तौर पे शायद वापस आ भी जाएंगे। अब देखना ये है कि ये मामलात कहाँ तक चलते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से अब भी मुस्लिम लीग नून में भी तशवीश पाई जाती है। मरियम नवाज़ साहिबा का भी कहना यही है कि उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वज़रा हैं, पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं फयाज़ुल हसन चौहान साहब बिलखुसूस, इस हवाले से काफ़ी तनकीद वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे कर चुके हैं। और जो दीगर अफराद हैं, कल हम्माद अज़हर साहब ने भी ये गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि अगर 30 साल से एक ख़ानदान पंजाब पे हुक्मरान है और वो अगर हस्पताल नहीं बना सके, आज उनकी बीमारी में अगर अस्पताल में कोई ऐसा अस्पताल पंजाब में मौजूद नहीं है तो ये उनकी नाकामी है। थ्योरेटिकली शायद ये बात दुरुस्त है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर दिल का इलाज कराने के लिए आप किसी को सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल करवा देंगे तो सर्विसेज हॉस्पिटल में उसका इलाज बहरहाल दिल के हवाले से कोई वहाँ पे इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। पीआईसी में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ले जाने की बात की गई, लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि ये उनका फ़ैसला था कि पीआईसी के डॉक्टर्स खुद आके वहाँ चेक कर लें। मुस्लिम लीग नून का कहना ये था
कि जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ साहब, वो ख़ुद उन्होंने मना कर दिया कि वो एक जगह से दूसरे अस्पताल नहीं जाना चाहते क्योंकि ये खाना वहाँ गर्म अल्फाज में ये बात आज़म साहब ने दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी कि अब कोई किसी किस्म की किसी से भी डील नहीं हो रही। शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज ये बात कही कि जब गुज़श्ता रोज़ उनकी इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई तो उसमें भी उन्होंने यही तासुर लिया कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म के मामलात को सेटल करने के लिए डील के ज़रिए तैयार नहीं हैं। आज मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर कामरान माइकल को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब्दुल अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था 2 रोज़ कबल नैब की तरफ से, अब वो जिस्मानी रिमांड पे हैं। आज कामरान माइकल साहब को गिरफ़्तार किया गया है और उन पर बहैसियत वफाकी वज़ीर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। अब नैब उनको लाजमी तौर पे एहतसाब अदालत में पेश करेगा और उसके बाद अब मज़ीद आगे देखेंगे कि आगे उस हवाले से क्या चीज़ होती है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से 3 कमर्शियल प्लॉट लेने की उन पे इल्ज़ाम है, गैर कानूनी तौर पे उन्होंने लिया है। बकौल नैब के जो इल्ज़ाम है उन पे 2013 में अफसरान को गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के लिए ये दबाव उन्होंने डाला था। अब आहिस्ता आहिस्ता एहतसाब का शिकंजा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो PAC वाला मामला है स्पेसिफ़िकली जो शेख रशीद अहमद साहब ने एक दावा किया है उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि शेख रशीद अहमद साहब जो कि वज़ीर रेलवे हैं, वो ये फरमाते हैं कि इनका स्पीकर कौमी असम्बली का ये इख्तियार नहीं है कि वो PAC का मेंबर उन्हें नामज़द ना करें। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं देख सका, अपने इसके मालूमात मैंने हासिल की, तो वफाकी वज़ीर तो गालिबन कोई PAC का मेंबर बन भी नहीं सकता। कि ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। देखिए, जो रूल्स है उनमें ये वाज़े तौर पे तो ये नहीं लिखा कि कोई वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन ये रिवायत यही रही है। और वजीर जब कमेटी का कोई मेंबर होता है तो वो अपने महकमे से मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होता है और वो भी मेंबर होता है अपनी ऑफिशियल हैसियत में। लेकिन इसके अलावा वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या कोई दूसरी कमेटी हो, उसके मेंबर नहीं होते हैं। ये एक रिवायत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मेंबरशिप होती है किसी कमेटी की जी, ये पूरी असेंबली इलेक्ट करती है। यानी रूल्स के मुताबिक तो असेंबली को इलेक्ट करना होता है कमेटी के मेंबर्स को, लेकिन चूंकि ये इलेक्शन का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता, तो अमूमन ये होता है कि असेंबली ये इख्तियार चूंकि पार्टियों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे असेंबली ये इख्तियार स्पीकर को दे देती है कि आप इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आप नामजद कर दें। तो ये इख्तियार अमूमन स्पीकर को दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये इख्तियार पूरी कौमी असेंबली का है या सेनेट के केस में पूरी सेनेट का है कि वो असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करें। इसलिए अगर ये असेंबली इलेक्ट नहीं कर रही तो फिर शेख रशीद साहब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर मेंबरशिप का दावेदार होना बुनियादी तौर पे ही गलत है और वजीर आजम साहब भी उसे नॉमिनेट नहीं कर सकते। वजीर आजम का भी इख्तियार नहीं है। हाँ, हैसियत PTI के चेयरमैन के वो अपनी पार्टी की तरफ से ये कह सकते हैं स्पीकर को कि हम अपने जो हमारा कोटा है उसमें इन साहब को रखना चाहते हैं और फिर उसका भी मंजूरी पूरी असेंबली देगी तो उसके बाद वो मेंबर हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। अच्छा, अब मौजूदा जो सूरत हाल है, जैसे आपने फरमाया कि एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे, और यही होता है, जैसे हमें पता चला कमेटीज़ अब कायम हो रही हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के इतनी कमेटी की सरबराही करेगी हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर्स
और चंद कुछ कमेटियों की हुकूमत करती है, ये सारे अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे होता है और स्पीकर का इसमें कलीदी रोल होता है। अब स्पीकर साहब ने शेख रशीद अहमद साहब को नामजद नहीं किया। शेख रशीद अहमद साहब ने आज ये कहा है कि 8 दिन की डेडलाइन दे दी है उन्होंने कि अगर उनको चेयरमैनशिप से नहीं हटाया गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे, ये तो अभी नहीं बताया, बट डेडलाइन उन्होंने दे दी है और किसको दी है ये भी नहीं मालूम। तो चेयरमैन पीएसी को हटाने का क्या तरीक़ाकार है? अगर हटाना चाहे अगर कोई, तो किस तरह हटाया जा सकता है? देखिए, हटाने के लिए उनको बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। वो तो जिन लोगों ने इलेक्ट किया है वो बेसिकली कमेटी है और वो कमेटी ही उनको हटा सकती है। अगर वो कमेटी की मेजॉरिटी ये जाहिर करे कि उनको अब चेयरमैन पे एतमाद नहीं है तो वो चेयरमैन के तौर से हट जाएंगे। अगर ये पीटीआई के जो मेंबर्स हैं या जो रूलिंग कोलिशन के मेंबर्स हैं वो अगर रजामंद ना होते तो वो इलेक्ट ही ना हो पाते। तो उनकी रजामंदी से तो वो इलेक्ट हुए हैं। अभी उनको इलेक्ट हुए तो ज्यादा मुद्दत भी नहीं हुई और वो भी काफी देर की खिंचाव के बाद, एक टेंशन के बाद ये फैसला हुआ था। तो अब ये उनको हटाने के बारे में हुकूमत की कोलिशन की तरफ से ये बातें करना बिल्कुल नॉन इश्यूज को रेज करना है। खामखा उन बातों के ऊपर वक्त जाया करने के मुतरादिफ है जिनके निस्बत बहुत अहम मामलात हैं जो हुकूमत के सामने है और उसके ऊपर वक्त सर्व करना चाहिए। लेकिन रोज वो एक ऐसी कोई चीज खड़ी कर देते हैं जिससे एक झगड़े की कैफियत हो जाती है और बिल्कुल कजबैसी किसी कैफियत हो जाती है। तो अभी वो आखिर इस बात से अगर तय कर ही लिया था उन्होंने कि उनको चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट कर ले तो अब उसे चलने दें, काम करने दें। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब उनके अपने अकाउंट सामने आएंगे उनकी पार्टी के तो वो किसी और को प्रिजाइड करने के लिए कह देंगे। उन्होंने किया भी है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी तो हो सकता है कि जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे नज़र डालने की ज़रूरत है, जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो ये एक डाइवर्जन पॉलिसी भी तो हो सकती है कि ऐसे नॉन इश्यूज क्रिएट कर दिए जाएं तो इश्यूज पे बात ही ना हो। जी, ये डाइवर्जेंस तो होगी, ये तो बिलाकर उनको खुद नुकसान पहुंचाएगी ना। ये डाइवर्जेंस तो होती रहेगी, फिलहाल तो ये खबरों में आता रहेगा। लेकिन जब एंड ऑफ द डे लोग तो अपने मसाइल का हल चाहेंगे और लोग चाहेंगे कि इनके मंशूर के ऊपर कितना अमल हुआ है, इन्होंने अपने वादों पे कितना अमल किया है। तो आखिर में तो लोग इस चीजों को देखेंगे, ये थोड़ी देखेंगे कि इन्होंने कितने मसाइल खड़े करते रहे और कितनी पैसे इन्होंने कर ली और कितने इल्जाम लगा दिए। ये वक्ती तौर पर शायद कुछ लोगों को अपने मुखालफिन को जिच करने के लिए, और अमूमन ये वो टैक्टिक्स होते हैं जो अमूमन अपोजिशन इख्तियार करती है क्योंकि वो चाहती है कि गवर्नमेंट काम ना करे और गवर्नमेंट इन्हीं बहसों में उलझी रहे, या हुकूमत खुद अपने आप को अपने बहसों में उलझा के अपने असल काम से वो गफलत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये वही दानिशमंदाना पॉलिसी है। तो ये तो सर वही बात हो गई कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इस वक्त, ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑपोजिशन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लेजिस्लेशन हो जाए और हुकूमत शायद ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही है और ऑपोजिशन जो है वो अभी तक शायद हुकूमती मोड में है और हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन मोड में चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत को ये पता नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कभी वो कुछ करते हैं और फिर फौरन उनको एहसास होता है कि नहीं हमने क्या कर दिया। मिसाल के तौर से अभी आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ले ली कि हम ये नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला, फिर उनको चेयरमैन बनाया। अब वो ये मौक़िफ़ से जाहिर कर रहे हैं हुकूमत के अंदर से ही गुजरा कि अब इनको हम हटाना चाहते हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए, डेडलाइन दे रहे हैं। तो ये उनकी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपने बारे में सही तय नहीं कर पाते तजुर्बा ना होने की वजह से। तो ये सारी बातें जो है उनको हॉन्ट करेंगी। कुछ अरसे बाद जब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे और इनकी कारकर्दगी देखेंगे तो इनको नुकसान होगा उसका। तो मेरे ख्याल में जो पार्टी के अंदर तजुर्बाकार लोग हैं जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या जैसे असद कैसर साहब खुद है, जो पार्लिमानी रिवायात और पार्लिमानी मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, मेरे ख्याल में अपनी पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी हद तक वो कामयाब रहे भी है माजी में कि इस किस्म की चीजें पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होंगी।
सर मसला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यकीनी तौर पे ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जी ये गलत फैसला है, मैंने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन क्योंकि अब ये फैसला हो गया है तो उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया था। वो गाहे गाहे उसकी तनकीद भी करते रहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि एक 1500 अरब रुपए चोरी करने वाला PAC की सरबराही कर रहा है, वो तनकीद बहरहाल करते हैं, लेकिन वो उस जो फैसला है चेयरमैन बनाने का उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहरहाल हिस्सा तो नहीं है, वो बहुत तनकीद कर रहे हैं और वो न जाने क्यों ये बात कह रहे हैं कि स्पीकर का कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन जैसे आपसे भी बात हुई तो ये बहरहाल स्पीकर का तो इख्तियार है, तो शेख रशीद साहब क्यों चाह रहे हैं कि इतनी डिस्ट्रैक्शन, और वो क्यों PAC का मेंबर बनना चाह रहे हैं, जबकि बहुत तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन है, बहुत अरसा पार्लियामेंट में उन्होंने गुजारा है और वो ये बात खुद जानते हैं कि एक वफाकी वजीर PAC का तो मेंबर बन नहीं सकता, इनफैक्ट कमेटी का ही मेंबर नहीं बन सकता। देखिए, शेख रशीद साहब क्योंकि अपनी पार्टी के वाहिद नुमाइंदा है कैबिनेट में और असेंबली में ही, बल्कि तो उनको अपने आप को न्यूज में रखने के लिए और अपनी अहमियत साबित करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करने की जरूरत पेश आती है जो वो कर रहे हैं। तो उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये PTI की जरूरत नहीं है इस किस्म के मसाइल। देखिए, जैसे फिल्म के अंदर लोग होते हैं, हीरोइन होती है या हीरो होता है, वो अपने आप को न्यूज पे रखने के लिए मुसलसल एक स्कैंडल की तलाश में रहते हैं कि अगर कभी वो न्यूज से आउट हो जाए तो फिर कुछ स्कैंडल ले आते हैं। तो ये बिल्कुल बाज लोग ऐसे होते हैं सियासतदान जिनकी जिंदगी की, जिनकी सियासत का दारोमदार इन चीजों पे होता है, लेकिन PTI के दारोमदार इन चीजों पे नहीं है। PTI तो एक बहरहाल एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बरसदार पार्टी है, उसका एक मैंडेट है और उसको उस मैंडेट का कल को हिसाब भी देना है। तो उनको इस किस्म की जो मेरे ख्याल में फजूल बहसें हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए। और अब जबकि एक फैसला हो चुका है तो उसको चलने दें और अपना फोकस करें चीजों के ऊपर। अगर उनको ये नहीं करना था तो एक्सेप्ट ही ना करते, अब कर चुके हैं तो अब इसको आगे चलने दें। मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब का एजेंडा अलग है और PTI का एजेंडा अलग होना चाहिए। लेकिन मैं मुझे समझने में बहुत दुश्वारी हो रही है कि अगर PTI के चेयरमैन वाज़े तौर पे एक मजबूत मौकफ अपना लें कि वो नहीं चाहते कि अब इसके अंदर कोई तब्दीली हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उनकी काबीना के वज़रा, उनकी पार्टी के लोग और उनके एलाई शेख रशीद जैसे जिनकी टोटल इन्हिसार PTI पे है, वो कैसे ये बातें कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो इमरान खान साहब की पॉलिसी पूरी तरह से मजबूती के साथ नहीं है तयशुदा, या फिर उनकी पॉलिसी लोगों के ऊपर वाज़ेह नहीं की गई कि वो पॉलिसी क्या है। तो ऐसा जो इंतशार की कैफियत है जिसमें पार्टी का कुछ हिस्सा एक चीज कह रहा है, दूसरा हिस्सा दूसरी चीज तलब कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल पार्टी के बारे में भी अच्छा तासुर नहीं छोड़ेगी। सर आपका पाकिस्तान की सियासत पे माशाल्लाह बड़ा गहरी नज़र है, सियासी तारीख पे मैं तो आपको अथॉरिटी समझता हूँ पाकिस्तान की। मुझे ये बता दीजिएगा कि आज से पहले पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें कायम हुई हैं, रिवायत ये रही है कि अगर वफाकी काबीना के किसी रुकन को किसी बात पे, किसी फैसले पे इख्तलाफ हो तो वो या तो इस्तीफ़ा देता है या रुजू करता है उस फैसले के साथ। लेकिन यहाँ पे तो मामला डिफरेंट है कि इख्तलाफ भी कर रहे हैं और साथ में वजारत भी रखी हुई है। तो ये कुछ इस दफ़ा कुछ नया नहीं हो रहा पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर देखें तो? जी, नया भी हो रहा है और मैं उस पर फिर मुझे ये बाज़ात ख्याल मेरे सामने आता है कि अगर चेयरमैन PTI ने रिलक्टेंटली ये फैसला किया था, क्योंकि शुरू में तो वो बहुत सख्ती से मुखालिफ थे कि शहबाज शरीफ साहब को PAC का चेयरमैन बनाया जाए। फिर उन्होंने शायद मसलहतन या कुछ लोगों के समझाने पे इस बात को तस्लीम तो कर लिया, लेकिन शायद पूरी तरह से उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, शायद सदर के साथ यानी विद ओपन माइंड इसको तस्लीम नहीं किया। तो इसलिए अगरचे वो फिर भी उनकी तरफ से उनको खुश करने के लिए शायद उनकी काबीना के कुछ लोग इस बात को उठा रहे हैं, तो ये असल में चेयरमैन साहब का जो इनडिसाइसिवनेस है या उनकी वाज़ेह पॉलिसी ना होना है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो वाज़ेह पॉलिसी अपना लेंगे तो फिर आप देखेंगे कोई मिनिस्टर की ना ऐसे उठाएगा ना उनका कोई एलाई इस बात को उठाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन हमें बता रहे थे कि जो पार्लिमानी कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या दीगर पार्लिमानी कमेटियां हैं, कोई वफाकी वज़ीर जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उनके मुताबिक कोई वफाकी वज़ीर उसका मेंबर नहीं हो सकता। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जो रेलिवेंट वज़रा होते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा वज़ीर उसके अंदर एक मेंबर के तौर पे दाखिल नहीं हो सकता। इंतखाब का उन्होंने बताया कि एक तरीक़ाकार है, लेकिन इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया जाता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, जैसा कि अभी भी हुआ, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद स्पीकर कौमी असम्बली को इख्तियार दिया गया। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना कि स्पीकर का इख्तियार नहीं है, ये पार्लिमानी रूल्स ऑफ बिज़नेस और पार्लिमानी तारीख़ और पार्लिमानी रिवायात के बिल्कुल बरअक्स है। हम एक ब्रेक प्रोग्राम में नाज़रीन शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। की सियासी वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हम कर रहे हैं जो इस वक्त पार्लिमानी सियासत हो रही है और दीगर जो सियासी मामलात हैं उस हवाले से। शेख रशीद अहमद साहब ने आज एक बयान दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। अहमद बिलाल महबूब साहब से हमने उस पर गुफ्तगू की। अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन सेनेट और साबिक सदर वसीम सज्जाद साहब, उनसे बात कर लेते हैं। वसीम सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वसीम सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या, जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब फरमा रहे हैं कि उनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, वो इसलिए अब मेंबर बनेंगे और स्पीकर का इसमें कोई किरदार नहीं है, क्या ये बात ऐसे ही होती है आपके पास? ये देखिए जी, बात ये होती है कि ये जिस वक्त ये कमेटियां बनाई जाती है ना, तो आम तौर पे स्पीकर को इख्तियार दे दिया जाता है कि जी आप मुख्तलिफ पार्टियों की स्ट्रेंथ देख के उसके मुताबिक आप कमेटीज बना दें। तो ये स्पीकर का इख्तियार होता है और वो स्पीकर जो है फिर उस अपने इख्तियार के तहत जो हाउस ने उसे दिया होता है उसके तहत वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो मेरे ख्याल में जो तरीकाकार है उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर को या लीडर ऑफ द हाउस को या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नॉमिनेशन का इस तरह इख्तियार हो। वो जरूर है कि जब स्पीकर किसी शख्स को नॉमिनेट करता है तो वो मशवरे से ही करता है, पूछ के करता है ताकि वो हो जाए, लेकिन ये स्पीकर का इख्तियार होता है। अच्छा सर, तो शेख रशीद अहमद साहब जो फरमा रहे हैं, अभी हमारी अहमद बिलाल महबूब साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने फरमाया कि वफाकी वजीर तो वैसे भी किसी कमेटी का रुकन नहीं बन सकता। नहीं, ऐसी मेरा कोई शायद ममानियत नहीं है कि वो नहीं बन सकता। पहले ये जरूर होगा कि वो किसी कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकता, ये गालिबन रूल्स में आ गई ये बात, लेकिन मेरा ख्याल में कोई ममानियत नहीं है क्योंकि वो हाउस का मेंबर होता है, तो बतौर मेंबर के मेरा ख्याल में वो बन सकता है। अच्छा, तो इख्तियार जो है वो अल्टीमेटली अगर स्पीकर साहब का है, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इख्तियार उनका नहीं है? क्या ऐसा अगर हम ये समझें कि जो सियासी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब उन तमाम मामलात से या जो इश्यूज़ हैं बेसिकली उनसे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की इशू को क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो असल मामलात हैं उनकी तरफ नजर ना जाए? ये मेरे ख्याल में वो अपना मौकफ को ज्यादा मजबूती से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो सकता है कि उन्होंने वजीर आज़म से बात की हो और वजीर आज़म ने कहा हो, लेकिन जो तरीकाकार है, क्योंकि हाउस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हर कमेटी के लिए वो बाकायदा इलेक्शन करें, क्योंकि होता तो ये सारा एक प्रोसेस है, तो इसलिए ये स्पीकर को इख्तियार दे दिया जाता है, वजीर आज़म को नहीं दिया जाता। तो मेरे ख्याल में कुछ इबाम है, हो सकता है कि उनके ज़हन में ये हो कि जो पार्टी के मेंबरान होते हैं वो वज़ीर आज़म बतौर पार्टी हेड के नॉमिनेट करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इसमें स्पीकर का ही इख्तियार है। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, अब मैं आपसे जो सियासी हालात हैं उस पर बात करना चाहूँगा कि जो इस वक्त एक डील या ढील की बातें चल रही हैं, आप बहुत अहम मौक़ों पे पाकिस्तान की सियासी तारीख के बहुत ऐनी शाहिद रहे हैं।
आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं, जो सियासी मामलात हैं, उसमें ये डील या ढील की अफवाहें ये दुरुस्त हैं? क्या कुछ मामलात आप समझते हैं कि चल रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान बाकी बड़े मुश्किल हालात में है और खुसूसन जो मुआशी सूरत हाल है वो काफी गंभीर है, काफी मुश्किल है। और उसमें फिलहाल तो कुछ पैसे सऊदी अरब से आ गए, कुछ यूएई से आ गए, कुछ चीन ने कहा है कि हम पैसे देंगे, लेकिन ये सारे टेम्पररी मेजर्स हैं। तो ये एक बड़ा एक नेशनल सतह पे, मुल्की सतह पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इन हालात में मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि बाकी पार्टियों को भी साथ मिला के कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़े। और इसमें ये जितनी टेंशन आ रही है वो मेरे ख्याल में मुल्क में अच्छी नहीं है कि भी इतनी रकावट चली आ रही है, बयानबाजी हो रही है, एक पार्टी की दूसरे के खिलाफ, एक लीडर का दूसरे के खिलाफ। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में से ग्रेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम माशी सूरत हाल पे एक कंसेंसस हो जाए, चाहे उसको चार्टर कह लें, इकोनॉमिक चार्टर कह लें, लेकिन इस पे एक संजीदा सोच की और एहसास की जरूरत है कि इस वक्त मौका नहीं है लड़ाई का, इस वक्त मौका नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि 90 की दिहाई में जो सियासत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो हमने ये देखा, ये महसूस किया कि इन दोनों जमातों ने बहुत सीखा अपनी गलतियों से जो माजी में उन्होंने की हैं। लेकिन अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान उसी 90 की दिहाई में चला गया है। फरीक तब्दील हो गए हैं, खिलाड़ी तब्दील हो गए हैं। एक तरफ पहले पीपल्स पार्टी की जगह तहरीक इंसाफ ने ले ली है और मुस्लिम लीग नून है। तो ये क्या हम 90 की दिहाई में वापस चले गए हैं? तो ये तो किसी भी तरह फ्रूटफुल चीज नहीं है पाकिस्तान। दुरुस्त है, मेरे ख्याल में हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से पहले खासी उनका रवैया सख्त था और PMLN का उनके खिलाफ सख्त था, इस तरह PPP का उनके खिलाफ और उनके खिलाफ, तो इस किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था। अब जरूरत इस बात की है कि जब इलेक्शन हो गए हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है तो ज्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे आती है, क्योंकि हुकूमत के हक में नहीं होता कि इस किस्म की लड़ाइयाँ चलती रहें। तो उनको चाहिए कि मेरे ख्याल में थोड़ी सी रिस्ट्रेंट अपने मिनिस्टर्स को भी और मेंबरान को भी कहें कि रिस्ट्रेंट करें ताकि मामूल के मुताबिक कार्रवाई को चलाया जाए, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे नहीं है कि लड़ाई की जाए और बॉयकॉट्स हों और झगड़ा हो और लेजिस्लेशन जो है वो अफेक्ट हो। तो ये इंस्टेबिलिटी का जो तासर है ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अच्छा वसीम से ज़्यादा आपने फरमाया है कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें वुज़रा पाकिस्तान तरीके, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड करके उन्होंने वोट लिए हैं, जो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करप्शन के नाम पे चलाई है, जिसके नाम पे उन्होंने वोट लिए हैं, अब वो किस तरह उससे पीछे हट सकते हैं? वो तो इसी बात पे स्टिक हैं आज तक कि जो हमने वोट ही इसी बुनियाद पे लिए, इसलिए हम करप्शन के मामले से पीछे हट ही नहीं रहे। जबकि कई बार ये भी कहा गया है कि नैब को उसका काम करने दिया जाए और नैब को अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए अलीम खान साहब को भी गिरफ्तार करना पड़ता है। तो अब अगर एहतसाब के इदारे वो अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करे, उनको मशवरा नहीं दिया जाना चाहिए कि थोड़ा सा जो काम कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपने जो इश्यूज हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर लें? देखिए, यहाँ तक करप्शन का मामला है, मेरे ख्याल में ये उनका स्टैंड ठीक है करप्शन के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है करप्शन ने, और मेरे ख्याल में बाकी पार्टीज का भी यही स्टैंड होगा। लेकिन ये काम अब हुकूमत का नहीं है, ये काम अब नैब का है या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का है या FIA का है। उनको काम करने दें और फिर अदालतों को इस मामले को डील करने दें कि भी किसी की ज्यादती है तो अदालतें हैं उसको देखें, और कानून में अगर कोई सुकम है, कानून में कोई कमजोरी है, अगर उससे अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो मेरे ख्याल में उसको बदलने की जरूरत है। तो हुकूमत का और अपोजिशन का काम ये होना चाहिए कि वो कानून को एक बड़े बारीकी से देखें ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो, और एट द सेम टाइम ये जो नैब है या दूसरे इदारे हैं इनकी जो ताकत है, इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी मुतासर ना हो। तो इसलिए मेरा ख्याल में ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें अपोजिशन को और हुकूमत को मिल के बैठ के कानून पे नजरसानी करें ताकि मामला चलें। और इनका काम नहीं है ये करप्शन में बयान देते हैं, कुछ हो गया जो कुछ हो गया, अब नैब को काम करने दें, FIA को काम करने दें, दूसरे इदारों को काम करने दें।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अगर नैब का कानून तो बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बना था, लेकिन 2008 में हमने बड़ी तरमीम होते हुए देखी, कानून बनते हुए देखे, बहुत 18वीं तरमीम हुई, बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख का वक्त था वो, जब 18वीं तरमीम हुई आइन के अंदर। लेकिन नैब के कानून में कोई तब्दीली उस वक्त नहीं हुई, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरे कर लिए, उस वक्त नहीं की। तो आज अगर इन दोनों जमातों की तरफ से नैब के कवानीन के ऊपर कोई तनकीद की जाती है तो वो जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कानून बनते रहते हैं, तजर्बे की बुनियाद पे तरमीम भी होती रहती है। तो इस वक्त कुछ चीजें सामने आई हैं कि अब हाल ही में पिछले दिनों जस्टिस खोसा साहब ने एक फैसले में कहा था कि भी जमानत का इख्तियार होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। अब उसके लिए तरमीम की जरूरत है। अब उन्होंने एक निशानदेही की है। इसी तरह और जो मुश्किलात आ रही हैं, मतलब मेरे ज़ाती ख्याल है ये जो 90 दिन का रिमांड है ये बहुत ज्यादा है, इसमें को कभी कम होना चाहिए। तो ये चीजें आती रहती हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये नहीं कि भी एक दफा जो हो गया, तजुर्बे की बुनियाद पे अगर बेहतरी हो सकती है कानून में करनी चाहिए, लेकिन ये सामने रखना चाहिए कि उसकी इफेक्टिवनेस खत्म ना हो। वो इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो किसी पे हाथ डालें, वाकई कोई करप्ट आदमी उस पे हाथ डाले तो मौसर तरीके से हाथ डाल सके। क्योंकि अब जब अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया है तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और गुज़श्ता रोज़ हमारी कई माहिरीन कानून से भी गुफ्तगू हुई थी, तो वो ये कहते हैं कि जो तरीक़ेकार है गिरफ्तारी का, वो शहबाज शरीफ साहब को जो गिरफ्तार किया जाना हो या साद रफ़ीक साहब को गिरफ्तार किया जाना या फिर अब अलीम खान साहब को, ये तमाम का तरीक़ेकार गलत था। इस वक्त इस मौके पर उनको गिरफ्तार किया जाना गलत है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसमें भी कुछ तरमीम होनी चाहिए जो गिरफ्तार करने का जो तरीक़ेकार है? इस वक्त जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल एक चेयरमैन के हाथ में होती है कि वो किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना। और वो ये भी मेरा ख्याल में सही होगा कहना कि चेयरमैन हर केस को खुद शायद नहीं देखते होंगे, वो नीचे से उनको सिफारिशात आती होंगी कि भी ऐसे कर लें। तो इस कानून में मेरा ख्याल में थोड़ी सी वो जो सर्टेनिटी आनी चाहिए कि ये किन हालात में गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जरा थोड़ा सा आर्बिट्ररी प्रोसीजर लगता है कि किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी को नहीं करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी सर्टेनिटी आने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी एक डिफरेंट केस में तफ्तीश के लिए बुलाया गया था और एक डिफरेंट केस में अरेस्ट किया गया, और अलीम खान साहब का भी यही मामला हुआ कि उनको एक डिफरेंट केस में तफ्तीश के लिए बुलाया और दूसरे केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगता। और इससे क्योंकि ये कौमी इदारा है और वो अगर किसी को बुलाते हैं किसी मकसद के लिए, तो मेरे ख्याल में मुनासिब तो यही है कि उसी मकसद के लिए बुलाया है तो वही मकसद पूरा करें। ये नहीं कि बुलाएं किसी और मकसद के लिए और फिर कर दे। लेकिन ये एक शिकायत आम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों पे कानून में तरमीम की जरूरत है। कमेटी बन जाए, ऑपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, और इसमें तफसील सारे को देखें ताकि ये बातें जो हैं जिसमें खामियां नजर आ रही हैं या ज्यादा तनकीद हो रही है उसमें बेहतरी लाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सजाद साहब, साबिक सदर और साबिक चेयरमैन सेनेट, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमें कमेटी के हवाले में बताया। हमारी एक जो अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई थी उस हवाले से भी उन्होंने हमारी तस्दीक की कि वफाकी वज़ीर क्योंकि पार्लियामान का मेंबर होता है तो कमेटी का मेंबर तो वो बन सकता है, लेकिन किसी कमेटी की सरबराही उसे नहीं दी जा सकती। और जहाँ तक स्पीकर के इख्तियार की बात है तो बिल्कुल ये इख्तियार स्पीकर को दिया जाता है पार्लिमानी लीडरान की तरफ से कि वो उनको नॉमिनेट करें जो मेंबरान हैं मुख्तलिफ़ कमेटियों में। तो इस हवाले से ये क्लैरिटी वसीम सजाद साहब ने हमारी तस्दीक कर दी। साथ ही उन्होंने नैब के हवाले से भी हमने उनसे बात की कि रिमांड पे जो लिया जाता है 90 रोज़ का, क्योंकि कत्ल के मुजरिम का भी, कत्ल का भी जो मुलजिम होता है उसका भी रिमांड गालिबन 14 रोज़ का होता है। तो 90 रोज़ के रिमांड पे दिया जाना या उनका जो गिरफ्तारी का तरीका है उसमें कानून के हवाले से उन्होंने कहा कि उस कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है। कानून में कुछ ऑब्वियसली थोड़ा से कमज़ोरी होगी और उसको बेहतर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में नैब के चेयरमैन जो मौजूदा चेयरमैन हैं, ये गुज़श्ता दौर हुकूमत में जो अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वज़ीर आज़म जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये तकर्री की थी। चेयरमैन उनको बनाया था नैब का और अब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके ख़िलाफ़ जो भी बात अगर नैब के कानून के ख़िलाफ़ की जाए तो वो गालिबन कहा जा सकता है कि वो बात दुरुस्त नहीं है,
क्योंकि दोनों जमातें इक़्तिदार में रही हैं और अपने अपने वक्त में उन्होंने लेजिस्लेशन भी की है। तो अगर इसके अंदर कोई लक्यूना है तो वो उनकी अपनी कोताही है। अब मौजूदा हुकूमत के साथ मिलके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी अब ये बात आ रही है कि नैब के कवानीन में कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, कुछ बेहतरी लाई जानी चाहिए। तो अगर तमाम लोग एक सेम पेज पे हमें नज़र आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि आपस में मिलजुल के इस कानून को बेहतर करें, बजाय इसके कि रोज़ाना की बुनियाद पे टेलीविज़न स्क्रीन पे आकर नैब पे या उन कवानीन पे तनकीद करें जिसको बनाना या बिगाड़ना उनके अपने इख्तियार में है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये बताइएगा कि कुछ अजीब सी सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल सीन पे। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब होती है, उन्हें अस्पताल लाया जाता है, उनको एक ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है यहाँ जहाँ पे दिल के इलाज की सहूलत ही नहीं है। फिर उसके बाद उनको वापस जब भेजा जाता है जेल तो दोनों पार्टियां ये बात कहती हैं कि हमने भेजा और वो कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से गए हैं। ये चीज़ क्या है? फिर शेख रशीद साहब पीएसी की सरबराही पे एतराज़ कर देते हैं, खुद मेंबर बनना चाहते हैं, स्पीकर के इख्तियार को चैलेंज कर देते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आप समझते हैं कि इस वक्त चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है दूसरी तरफ, और डाइवर्जन की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है और शायद कहीं पर्दों के पीछे कुछ और होने जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है अग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है दोनों तरफ से ही। शायद तहरीक इंसाफ को ये खतरा है कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर अगर उन पर हार्ड करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो उधर दूसरी तरफ इनको ये है कि ये इसलिए अग्रेसिवली कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें को ये लग रहा है कि अगर हम अग्रेसिव ना खेले या हमने हार्ड हिटिंग ना की, इन पे डायरेक्ट किस्म के अटैक ना किए, तो शायद एक ही करके हम सारे ही जो नैब का अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उसमें एक ही करके सब गिरफ्त में आ जाएंगे तो सारे जा रहे हैं। लेकिन वैसे मैं ये बताऊं आपको कि लाहौर का सर्विस अस्पताल ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ट की सहूलत बिल्कुल नहीं है। ये टीचिंग हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है। सर्विसेज सिम्स जो है सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो सिम्स मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है। और ये इत्तेफाक से जो पंजाब का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी का अस्पताल है, PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसे कहते हैं, उनमें और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुल्क है, यानी बिल्कुल करीब करीब सबसे इनकी सर्विसेज अस्पताल की और PIC की बिल्डिंग करीब तर है, एक दूसरे के सबसे करीब है। और PI वैसे सर्विसेज में भी अपने तौर पर ज़ाहिर है उनका CCU वगैरह मौजूद है, वहाँ पे हार्ट का अपने उनके सहूलतें मौजूद है, ऐसी नहीं कि नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है PIC से बेहतर सहूलतें नहीं होंगे ना। एक हॉस्पिटल जो बनाया ही हार्ट के लिए किया है, जहाँ सारे ही स्पेशलिस्ट हार्ट के ही डॉक्टर्स मौजूद है, तो वो ज़्यादा करीब है। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब को PIC जाने की जो बात है वो कबूल करनी चाहिए थी। वहाँ पे अब ये गैर जरूरी जिद का मुजाहरा है, शायद वो मैं हर बारगेन करना चाह रहे हैं, प्रेशर डालना चाह रहे हैं ताकि ये परेशानों की हुकूमत इनको बाहर जाने दे। मुझे तो ये लग रहा है बाहर जाने की वजह नजर आ रही है, तो इनकी नाराजगी की वजह समझ से बाहर है। क्योंकि सर्विसेज अस्पताल में दाखिले का ये एडवांटेज तो भारत था कि वहाँ पे और भी मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन मौजूद थे, जिस तरह इनकी किडनी का स्टोन का भी सामने आया। अब वो किडनी के गुर्दे की पथरी का तो वो PIC में कार्डियोलॉजी में तो इलाज नहीं हो सकता था, लेकिन वो लिथोट्रिप्सी के जरिए बड़े अच्छे वार्ड है यहाँ पे किडनी का सर्विसेज में, वो इनका इलाज यहाँ पे बड़ी आसानी से हो सकता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। सर्विसेज लाहौर का बड़ा और बेहतरीन अस्पताल है, मेरे सरकारी सतह पे जो 2-3 बड़े ही अस्पताल है उनमें से शामिल है। और मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी कोई कबाद नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कि ऐसे अस्पताल में लाया गया जहाँ कोई सहूलत ही नहीं थी, वो एक सही जगह पर लाया गया था। और उसके बाद उनको उनकी दिल के हवाले से उनके इशूज देखकर अगर उनको PIC में रेफर किया गया तो वो भी दुरुस्त एडवाइस थी। और वो इसमें जिलाबतन होना, जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे खाना बदोशों की तरह, भाई आप एक बिल्डिंग से उठ के आपको साथ अगर दूसरी बिल्डिंग जाने का कहा जा रहा है, तो ये भी नहीं कि शहर के किसी दूसरे कोने में भेजा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है वो PMLN का और मियाँ साहब का और वो शायद वजह उनका यही बाहर निकलना और केसेस से जेल से निकलना और बाहर जाना ही
एक वजह उनकी नजर आ रही है, तो वो शायद इसलिए प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि हमारे बाहर जिन्हें भेजने में मजबूर हो जाए। लेकिन खाकवानी साहब, जो मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ बात की और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ हल्के ये कहते हैं कि वो कोई डील नहीं करना चाहते, वो जेल जाना चाहते थे इसलिए वो वापस जेल चले गए। आज इमरान खान साहब ने भी वाज़े तौर पे ये बात कह दी कि कोई डील नहीं हो रही। शेख रशीद साहब भी यही फरमा रहे हैं कि उनकी जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से उसमें भी उनको ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। तो फिर अगर ये अफवाहें हैं तो ये अफवाहें क्यों हैं, क्या वजह है? क्योंकि दोनों तरफ से दोनों जमातें और हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ की तरदीद कर रही हैं। तो अब हम कैसे मेरा तो ज़ाती तौर पे मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई डील हो रही है। मेरा ख्याल है डील की बातें सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। तहरीक इंसाफ PMLN को सियासी तौर पे जरा डैमेज करना चाहती है, क्रेडिबिलिटी और साख को, क्योंकि डील का मतलब ही ज़ाहिर कमजोरी की अलामत है और वो उसके लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। मेरा ख्याल है डील की कोई ऐसी वजह समझ नहीं आती इसमें कि डील होने की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आसान नहीं है। और जो डील की जो शराइत बयान की जाती है, जो कहा जाता है मुबैना तौर पे कि कितने अरब डॉलर दे के ये चले जाएंगे, तो मियां साहब तो मतलब ये तो बिल्कुल ही एक सियासी खुदकशी और पागलपन ही लगता है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई डील हो रही है। अच्छा, ये प्ली बार्गेन हो सकता है, वो भी मियां साहब वाले केस में शायद ऐसा ना हो। सब प्ली बार्गेन में तो बिल्कुल पॉलिटिकली तो बिल्कुल ही वो खत्म हो जाएंगे अगर प्ली बार्गेन। वही मैं कहा मियां साहब वाले केस में शायद ऐसा ना हो। मुमकिन है कुछ ब्यूरोक्रेट सफात के बारे में कहा जा रहा है, किसी और के बारे में, मुमकिन ऐसा हो जाए। मेरा ख्याल है वैसे इसमें डील के वाले से जो चीजें आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो ऐसे एक दानिस्ता एक दूसरे को नुकसान बचाने की खातिर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मतलब अगर हम इसको ये समझें कि दोनों पार्टियां इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारा खेल ही पॉलिटिकल माइलेज का है। और मुझे तहरीक इंसाफ के एंड पे एक और चीज नजर आ रही है, क्योंकि वो हुकूमत में है और उन पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने वादे बहुत किए हुए थे और बड़े बड़ी बातें की हुई थी, अब वो उन पे पूरा नहीं उतर रहे। ज़ाहिर है उनका टाइम अभी कम है, उनको भी मजीद वक्त चाहिए, पैसा भी अभी आने हैं और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू तो हल हुआ है, लेकिन अभी भारत काफी उनके पास मसाइल है, कोई ऐसा रिलीफ देने की पोजीशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है उसकी वो सियासी महाज पे टेम्परेचर हाई रखकर अपना हल्का इंतखाब को, जो उनके पुरजोश वर्कर और वोटर्स है, उनको भी साथ रखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि सियासी इशूज इसी पे ज्यादा बात होती रहे, खप जिस तरह कहते हैं ना कि हम पंजाबी में कहते हैं कि यहाँ खप पड़ी रहे और चैनल्स पे सारा इसी इशू पे बात हो, बजाय ये कि उनसे सवाल करे कि आपने फलां जगह में डिलीवर नहीं किया या फलां वादा पूरा नहीं किया। मेरा ख्याल है PTI की एक सियासी सोच की समझी स्ट्रेटेजी लग रही है कि एक जंग बयानात की और लफ्जों की छिड़ी जाए ताकि मामला सारा लोगों का उस तरफ रहे। तो PTI की फिर अगर हम ये कहेंगे स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कामयाब है, क्योंकि हम भी बैठे हुए इस वक्त उसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी स्ट्रेटजी तो काफ़ी हद तक कामयाब है फिर। बिल्कुल बिल्कुल जी, कामयाब है, बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ कि कामयाब है। अब ये चाहिए कि मीडिया के लोगों को ये भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन एक सेगमेंट का मतलब उनका हुकूमत के एहतसाब पे भी साथ से रखेंगे, हाँ भाई आप फलां चीज में क्या किया या फलां चीज में क्या नहीं किया, क्योंकि वाज़ेह है देखे ना, अब अपना इनका स्पीकर है और असद कैसर तहरीक इंसाफ के शुरू के बंदों में से हैं, पुराने बंदों में से हैं। अब शेख रशीद साहब उन पे बात करना इल्जाम, वो भी एक फजूल मेरे समझ से बाहर थी। और PIC में अगर शेख रशीद आ जाएंगे तो क्या हंगामा आ रही, क्या कर देंगी, और जवाब में जनाब के वहां से ख्वाजा सदर रफीक आ रहे हैं, फिर सनाउल्ला की बात हो रही है। वो एक बिल्कुल ही एक नॉन इशू है। PAC में कौन सा शहबाज शरीफ साहब बड़ा बेनिफिट लेने में कामयाब हो जाएंगे? ये पहले PAC ने क्या हुई, चेयरमैनों ने मतलब क्या पैसा गैर मामूली उन्होंने लिए, तो ये सारा नॉन इश्यूज की ही पॉलिटिक्स हो रही है, छोटी चीजों को बढ़ा के जा रहा है, किसी के पास करने कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानाने ग्रामी से हमने गुफ्तगू की, तो जो नतीजा अभी तक कंक्लूजन इस पूरे प्रोग्राम के एंड में निकालने में मैं कामयाब हुआ वो ये है कि इस वक्त डाइवर्जन की पॉलिटिक्स हो रही है, इश्यूज से लोगों को हटाने के लिए, आम आदमी की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बयानात ढील का या जो शेख रशीद अहमद साहब PAC के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तमाम मामलात वो हैं क्योंकि अभी तक डिलीवरेंस का अमल शुरू नहीं हुआ। जो वादे किए गए थे, जो एक बदला हुए पाकिस्तान देने की बात हुई थी, उस तरफ अभी तक गालिबन कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और इसीलिए डाइवर्जन करने के लिए एक पॉलिटिकल फस क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ मज़ीद पाकिस्तान की सियासत में से निकलती है। अब हमारी मुलाकात पीर के रोज़ होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।